हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल बवाल स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी, सामान्य हिंदी, जो कि कंपटीशन का एक पार्ट होता है। सामान्य हिंदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट समास। समास में बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, कैसे पहचानें, क्या करें, इतने लंबे लंबे नियम कैसे याद रखें, कैसे पहचान करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समास की, और समास की कुछ ट्रिक की बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे बिना ज़्यादा डिटेल में जाए हुए, जिससे आप अपने कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास। समास क्या होता है पहले जान लेते हैं। दो सार्थक शब्दों का मेल होता है समास। सार्थक शब्द मतलब वो शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है, उनको कहते हैं सार्थक शब्द। दो सार्थक शब्द जब जुड़ जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है, उसको बोला जाता है समास। अब जानते हैं समास के भेद, समास के प्रकार। समास होता है 6 प्रकार का। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो ये 6 होते हैं समास। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या काम आती है, वहाँ पे काम आती है ट्रिक। तो बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक देखिएगा क्या है। एक सेंटेंस आपको याद रखना है छोटा सा, द्विंदी अब तक, द्विंदी अब तक, द्विंदी अब तक, दोहराइए, द्विंदी अब तक। ये छोटा सा सेंटेंस याद रखेंगे। ये हो गई आपकी ट्रिक। यहाँ से क्या होगा, इसमें से निकलेंगे आपके 6 समास। चलिए बात करते हैं कैसे। तो द्वि, द्वि से द्वंद्व समास, दि से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। तो ये हो गई ट्रिक 6 भागों को याद करने के समास के। अब बात करते हैं इन 6 भागों को अलग अलग थोड़ा पढ़ते हैं, क्या होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कौन सा समास किस शब्द में छिपा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हैं आपके 6 समास। अब हम 6 के 6 समास की पहचान देखते हैं, उनके गुण देखते हैं, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से, मतलब ज़्यादा डीप में ना जाए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस हमें पहचान देखनी है और याद रखना है क्या था किस समास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है। प्रारंभ मतलब शुरू में उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ते हैं। उपसर्ग मतलब जो शब्दों के शुरू में लगे होते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्दों के शुरू में ही लगते हैं, तभी उसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये जिस शब्दों में लगते हैं तो वहाँ पर बनता है अव्ययी भाव समास। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यथा संभव, आ जन्म, प्रतिदिन, भर पेट। देखिएगा यहाँ पर यथा संभव में जो यथा है वो क्या है, एक उपसर्ग है। उपसर्ग लगा है इस शब्द में, तो ये पहचान हो गई कि जहाँ पर ये उपसर्ग लगे होंगे जिस शब्द के शुरू में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आ जन्म, आ जन्म, आ क्या है, उपसर्ग है और उपसर्ग लगा है, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रत्येक दिन यानी प्रति जो है वो एक उपसर्ग है और इसीलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। बात करते हैं दूसरे समास की। तो पहचान हो गई क्लियर अव्ययी भाव समास की। क्या होगा, उपसर्ग लगा होगा, सिंपल है। अगले समास की तरफ, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिएगा कारक चिन्ह का लोप। अब ये कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, कुछ क्या होते हैं, इस तरीके से विभक्ति और कारक याद किए जाते थे। कारक चिन्ह का लोप, कारक चिन्ह का लोप कैसे होता है, कारक चिन्ह क्या होता है, ये जो देखिएगा को, का, ये सब क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो मतलब ने, को, का,
के, की, ये सब जो हो जाते हैं वो के लिए, में, ऊपर, ऊपर कारक होते हैं। तो अगर हम दिए गए शब्द का क्या कर दें, विग्रह कर दें, उसको तोड़ दें, तो देखिएगा जैसे कि आपके पास शब्द था यश प्राप्त। यश प्राप्त को हमने मीनिंग में लिख लिया, इसको तोड़ दिया। तो यश प्राप्त का मतलब क्या होता है, यश को प्राप्त। तो यहाँ पर क्या आया, यश को प्राप्त। यहाँ पर क्या आया, कारक चिन्ह आया है, लेकिन हम जब इसको दोबारा जोड़ेंगे तो ये जो चिन्ह है वो हट जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनको अगर हम खोल के लिखते हैं तो एक कारक चिन्ह आता है, वापस से ऐसे लिखते हैं तो कारक चिन्ह नहीं आता है। तो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर। जैसे कि राजपुत्र, राजपुत्र का अर्थ क्या होता है, राजा का पुत्र। यहाँ पर एक कारक चिन्ह आया है का, ठीक है, का। तो यहाँ पर क्या हो गया है, तत्पुरुष समास। बात करते हैं अगले समास की, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास सबसे आसान। कैसे, क्योंकि देखते ही पता चल जाता है, कोई यहाँ पर विग्रह नहीं करना है, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ खोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधा शब्द को देखा और उसके बीच में, अगर शब्द के बीच में ये वाला योजन, योजन का चिन्ह कहते हैं इसको, डैश, ये वाला चिन्ह अगर आ रहा है तो ये हो जाता है द्वंद्व समास की पहचान, ठीक है। तो देखिएगा जहाँ पर नदी नाले मतलब दो शब्दों के बीच में अगर ये वाला डैश का साइन होगा तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। एक तो ये पहचान हो गई, और लिखा हो सकता है, और, ठीक है, नदी और नाले, ऊंच और नीच, इस तरीके से। और एक और होता है कि पहचान क्या हो सकती है कि विलोम शब्द साथ में होते हैं, जैसे कि दिन के साथ में रात होगा, खरा, खोटा, इस तरीके से ऊंच नीच ज़्यादातर शब्दों में विलोम शब्द ही साथ में होंगे, ठीक है। तो पहचान क्या हो गई, डैश का साइन, योजन का चिन्ह। ये तीन समास क्लियर है। आगे बढ़ते हैं चौथे समास की तरफ। चौथा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, तुलना होती है। देखिएगा दो पदों से, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं समास, ठीक है, दो शब्दों का मेल ही समास होता है। अब ये जो अगर दोनों शब्द में से जो पहला शब्द है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषता बताता है, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास। जैसे कि चरण कमल, यहाँ पर क्या है, चरण कमल, यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है, ठीक है, कमल से तुलना हो रही है, चरणों की कमल से तुलना हो रही है। तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। कमल नयन, यहाँ पर नयन जो है उसकी कमल से तुलना हो रही है, या इसको अगर खोलकर हिंदी में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, कमल के समान नयन, ठीक है। तो ये तुलना होती है या फिर नयन की विशेषता बता रहा है कमल। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय समास, जहाँ पर विशेषता बताता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। पांचवें समास की बात करते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास ये भी बहुत आसान। देखिए द्विगु समास और द्वंद्व समास, दो समास सबसे आसान, कुछ खोलना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकालना है, सीधा। यहाँ पर देखिएगा एक समूह को रिप्रेजेंट, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो भी वर्ड्स, जहाँ पर जो पहला पद शुरुआत में कुछ नंबर दिया होता है, जैसे कि कुछ संख्या दी होती है, जैसे कि तिरंगा, तिरंगा मतलब तीन रंग, तीन मतलब संख्या, पहला पद में हो गई संख्या। यहाँ पे नवरात्र 9, ये संख्या हो गई। चौराहा, यहाँ पे संख्या हो गई। दोपहर 2 संख्या हो गई। त्रिकोण 3 संख्या हो गई। तो ये सब हो जाएंगे द्विगु समास के अंदर। चलिए अगले में देखते हैं। अगला जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास लास्ट है। इसमें देखिएगा दोनों पद अप्रधान, मतलब कि ये देखिएगा ये शब्द है, ये शब्द है नीलकंठ। नील का अपना अस्तित्व है, मतलब नीला, कंठ का अपना अस्तित्व है, कंठ मतलब गला, ठीक है, दोनों जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ करके ये एक तीसरे को, एक तीसरे शब्द को, तीसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे शब्द जो जुड़ करके तीसरे शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो प्रधान हो गया तीसरा, ठीक है, वो मेन हो गया। ये दोनों अप्रधान हो गए, तो यहाँ पर
क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, शिव, शिव का नीला कंठ होता है। तो इस शब्द ने किसी तीसरे को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमौली, मौली माने सिर होता है और चंद्रमा होता है, जिसके सिर पर चंद्रमा, फिर से शिव मतलब किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों पद मिल करके, तो यहाँ पर हो जाता है बहुव्रीहि समास। लास्ट में देखिएगा एक उदाहरण, चक्रपाणि, पाणि मतलब होता है हाथ, हाथ में, जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है, विष्णु। तो ये हो जाता है ऐसा शब्द जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास। तो ये आपके हो गए 6 समास। 6 समास को पहली नज़र में पहचानने की ट्रिक समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई पहचान समास को, पहचान, ये हो गई पहचान समासों की। तो आई होप इस वीडियो में हमने समास को कवर किया। और अगर आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एक सिंगल वीडियो से आपका समास वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी यूजफुल इन योर प्रिपरेशन. So do subscribe this channel, like and share this video. Thank you so much.